मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत दिन से मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कि ग्रहों के उपाय को किस प्रकार करना है, किस प्रकार ग्रहों की शांति करनी है, कौन से ग्रह का रत्न धारण करना है, तो कौन से ग्रह को किस प्रकार से शांत करना है, किस ग्रह का क्या उपाय होना चाहिए, किस ग्रह का दान करना है। इसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं और इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं मेरे पास। तो लोगों को ये जानकारी है नहीं कि किस ग्रह का रत्न धारण करना है और किस ग्रह का दान करना है। पता चला कि रत्न धारण करने वाले ग्रह का आपने दान कर दिया और दान करने वाले ग्रह का आपने रत्न धारण कर दिया, तो दोनों ही केस में आपको नुकसान है। तो आज हम जानेंगे कि किन ग्रहों को दान करना है और किन ग्रहों का रत्न धारण करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ग्रह हैं, हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उनको हम 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहले वो ग्रह जो मारक है और कमजोर अवस्था में है। दूसरे वो ग्रह जो मारक है लेकिन मजबूत अवस्था में है। तीसरे वो ग्रह जो योग कारक है लेकिन कमजोर अवस्था में है। और चौथे वो ग्रह जो योग कारक है लेकिन मजबूत अवस्था में है। अब इन चारों में अंतर क्या है वो देखते हैं। पहले सबसे देखेंगे कि मजबूत अवस्था और कमजोर अवस्था क्या होती है। हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में चर्चा किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ग्रह यदि 12 अंश से लेकर 18 अंश के बीच में हो तो वो अपना परिणाम 100% देता है। वहीं कोई ग्रह अगर 12 अंश से कम हो और 6 अंश से ज्यादा हो, या 18 अंश से ज्यादा हो और 24 अंश से कम हो, तो वो अपना परिणाम केवल 50% ही दे पाता है। और यदि कोई ग्रह 0 से 6 अंश हो या 24 से 30 अंश हो तो उसका परिणाम केवल 20% ही मिलता है। तो मारक ग्रह जो कमजोर हो, जिसको अंश बल पूरे तरह से प्राप्त ना हो, उसका उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए मित्रों, आपका कोई शत्रु है और शत्रु अगर कमजोर अवस्था में हो तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि शत्रु है और कमजोर अवस्था में, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और आपको उससे कोई मतलब है नहीं। वहीं अगर शत्रु मजबूत अवस्था में हो तो आप उसे शांत करने की कोशिश करेंगे, आप उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, उसको अपने आप से दूर भगाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही अगर कोई मारक ग्रह मजबूत अवस्था में है तो उसे शांत करना है, उसे अपने से दूर करना है। योग कारक ग्रह की अगर बात करें तो यदि कोई योग कारक ग्रह मजबूत अवस्था में है तो उसका कोई उपाय नहीं करना है। और यदि कोई योग कारक ग्रह कमजोर अवस्था में है तो उसे हमें बल देना है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई आपका मित्र है जो आपका अच्छा करना चाहता है लेकिन वो कमजोर अवस्था में है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे स्वस्थ करेंगे, आप उसे मजबूती प्रदान करेंगे, आप उसे स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो मदद करना चाहता है, वो जो आपके लिए भला करना चाहता है, वो अच्छे तरीके से कर पाए। उसी प्रकार जब योग कारक ग्रह कमजोर अवस्था में होता है तो वो अपने शुभ परिणामों को पूरी तरह से नहीं दे पाता, जिसके कारण हमें उन ग्रहों को मजबूत करना पड़ता है। और वहीं कोई योग कारक ग्रह मजबूत स्थिति में है तो उसका भी कोई उपाय नहीं करना है। तो इन 4 भागों में जो हमारे मारक ग्रह हैं और कमजोर अवस्था में है उनका कोई उपाय नहीं करना है, और जो योग कारक ग्रह मजबूत अवस्था में है उनका कोई उपाय नहीं करना है। तो अब देखते हैं कि उपाय किनका करना है। उपाय करना है मारक ग्रह जो मजबूत अवस्था में है, जो आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, जो अशुभ परिणाम दे सकते हैं। और योग कारक ग्रह जो कमजोर अवस्था में है, जो आपको शुभ परिणाम दे तो सकते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। तो इन ग्रहों का उपाय किस प्रकार करना है, इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है दान, दूसरा है रत्न और तीसरा है बीज मंत्र। तो ये क्या है, इसे देखते हैं। आइए। दान की अगर बात करें तो जो ग्रह मारक हैं, जिन्हें हमें शांत करना है, जो हमें अशुभ परिणाम दे रहे हैं,
जिनके वजह से हमारे जीवन में परेशानी है, उन ग्रहों को हमें शांत करना है। शांत करने के लिए उनका दान करना है। दान करने से उन ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैं हर एक ग्रह के बारे में बताऊंगा, फिर भी एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलते हैं कि बृहस्पति ग्रह हमारा मारक है, हमारी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मारक है। तो बृहस्पति ग्रह पीले रंग से आकर्षित होता है क्योंकि उसका वर्ण पीला है। तो पीले रंग से वह आकर्षित होता है, तो हमें पीले वस्तुओं का दान करना है, दूर रहना उनसे। तो दान करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप मंदिर गए और आपने कोई पीली चीज दान कर दी। दान करने का ये भी अर्थ होता है कि आपके जीवन में जो भी चीज है जो पीला है, जैसे आप जो पीले वस्त्र पहनते हैं, उनका आपने पूरी तरह से त्याग कर दिया कि मैं आज का पीले वस्त्र पहनूंगा ही नहीं। इस प्रकार से भी दान होता है। तो एक बार देखते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा दान है, फिर मैं उसमें और चर्चा करूंगा। तो सूर्य की अगर बात करें, सूर्य की शांति के लिए हम लाल गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, सोना, तांबा, लाल चंदन, लाल फूल, केसर, मूंगा इत्यादि का दान करते हैं सूर्य की शांति के लिए। चंद्रमा की शांति के लिए, क्योंकि चंद्रमा का जो वर्ण है वो है सफेद, तो चंद्रमा की शांति के लिए हम चावल, कपूर, चांदी, घी, श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, दही, श्वेत फूल, मोती, शंख, मिश्री इत्यादि का दान जब करते हैं तो चंद्रमा की शांति होती है। वहीं अगर मंगल की शांति की बात करें तो मंगल का लाल रंग है। मंगल के लिए मूंगा, लाल गेहूं, तांबा, गुड़, लाल फूल, घी, लाल चंदन, लाल वस्त्र इत्यादि का जब दान करते हैं तो मंगल की शांति होती है। बुध के लिए मूंग, कांसे का पात्र, सोना, घी, हरी रंग की वस्तुएं, हरा वस्त्र, हरी मणि, हरा फूल, हरे फल, पन्ना, इन चीजों का दान करने से बुध की शांति होती है। वहीं अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बृहस्पति का पीला रंग है, पीले कपड़े, घी, पीले फूल, पुखराज, जो पीली दाल है, घोड़ा, पीला फल है, इन चीजों का दान करने से बृहस्पति की शांति होती है। शुक्र की बात करें तो सफेद कपड़ा, चावल, गाय, सोना, चांदी, सफेद घोड़ा, चंदन, सफेद शंख, घी, हीरा, मिश्री और दही जैसी चीजों का दान करने से शुक्र की शांति होती है। शनि की बात करें तो शनि के लिए उड़द, तिल, तिल का तेल, काला कपड़ा, भैंस, लोहा, काले जूते, काली गाय, काला कंबल, काला फूल, सोना, कस्तूरी, नीलम इत्यादि का दान करने से शनि की शांति होती है। शनि के बाद राहु की बात करें, राहु के लिए काली गाय, तिल, तिल का तेल, नीला कपड़ा, क्योंकि राहु का रंग भी नीला होता है, तो नीला कपड़ा, लोहा, घोड़ा, सरसों और काला कंबल इत्यादि का दान करने से राहु की शांति होती है। वहीं केतु के लिए तिल, तिल का तेल, सोना, कस्तूरी, छुरी, काला कंबल, लोहा, काले फूल इत्यादि का दान करने से केतु की शांति होती है। तो इस प्रकार 9 ग्रह की जो वस्तुएं हैं जिनको दान करने से 9 ग्रह की शांति होती है, उनका दान भी उनके ही दिन पे किया जाता है। जैसे चंद्रमा का अगर शांति करनी है तो चंद्रमा का दान हम सोमवार को देंगे। मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार को दान करेंगे। शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार को दान देंगे। राहु की शांति के लिए भी शनिवार को दान दिया जाता है और केतु की शांति के लिए बुधवार या मंगलवार को दान दिया जाता है। दान सिर्फ वस्तुओं का नहीं, दान अपने जीवन में चल रहे उस रंग से जुड़े हर चीजों का भी करना चाहिए। जैसे अगर आप शनि का दान कर रहे हैं या शनि आपके जीवन में मारक है, आपकी कुंडली में मारक है शनि, तो आपको काली वस्तुओं का दान तो करना चाहिए, काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, काले रंग से दूर रहना चाहिए।
काले वस्त्र का आजीवन दान करना चाहिए। वहीं दान करने का एक और जो तरीका है वो है, आप उस दिन जिस ग्रह की शांति करनी है उस दिन आप उसका उपवास रख सकते हैं। आप उस दिन नमक का त्याग कर सकते हैं या पूरे दिन उपवास रख सकते हैं। तो ये भी एक दान की प्रक्रिया है। आप भोजन का उस दिन दान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। इसके बाद अगर रत्नों की बात करें तो रत्न हमेशा उन ग्रहों का पहनना है जो ग्रह आपके योग कारक हैं और कमजोर अवस्था में है। जब भी ग्रह आपके योग कारक हैं और कमजोर अवस्था में है, इसका मतलब है वो शुभ परिणाम देना तो चाहते हैं, शुभ परिणाम देने के लिए आपकी कुंडली पे है, लेकिन वो शुभ परिणाम दे नहीं पा रहे हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं है। तो उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम रत्नों का दान करते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि रत्न पहनने से कैसे हमें फल मिलेगा। तो इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक तथ्य है। देखिए मित्रों, कोई भी ग्रह है वो कॉस्मिक रेज रिलीज करता है। कोई भी ग्रह कॉस्मिक रेज रिलीज करता है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति, इनकी जो कॉस्मिक किरणें हैं, जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हमारे शरीर के निर्माण में उन कॉस्मिक रेज का भी बहुत बड़ा योगदान था। और जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय वो जो किरणें थी, जो कॉस्मिक रेज थी अलग अलग ग्रहों की, उस समय उन कॉस्मिक रेज का परिणाम क्या हो रहा था। अगर वो बुरे परिणाम उस समय दे रहे थे, उनके कॉस्मिक रेज उस समय अच्छा फल नहीं दे रहे थे, उनके कॉस्मिक रेज से नुकसान हो रहा था, तो वो ग्रह हमारे लिए मारक हो गए। वही अगर उनके कॉस्मिक रेज से हमें फायदा हो रहा था तो वो हमारे लिए योग कारक हो गए। तो ये जो कॉस्मिक रेज है, ये इन रेज को अट्रैक्ट करने के लिए ये रत्न काम में आते हैं। जो ये रत्न है ये उन कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करके आपके शरीर में डालते हैं। अगर आपने पुखराज पहना है, जैसे पुखराज हम तर्जनी उंगली में पहनते हैं, तो पुखराज जब आप धारण करते हैं तो जो बृहस्पति के जो कॉस्मिक रेज है, पुखराज उनको अट्रैक्ट करता है और हर स्टोन में जो पारदर्शिता होती है, जो उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, जो उनकी क्लैरिटी होती है, वो उनकी मात्रा होती है कि कितने बड़े मात्रा में वो उन कॉस्मिक रेज को रिफ्लेक्ट करके आपके शरीर तक पहुंचाए। और वही जो कॉस्मिक रेज है, वही जो रेशे हैं जिनको हम रेशा बोलते हैं, वही आपके शरीर में काम करता है। इसका सबसे जीता जागता सबूत है जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ किया हुआ है, वो है विटामिन डी। हम कहते हैं सूर्य से विटामिन डी मिलता, हमें नहीं दिखता विटामिन डी, लेकिन हमें मालूम है सूर्य में हम 10 मिनट बैठेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा। इसी प्रकार हर एक ग्रह की अपनी कॉस्मिक रेज है जिससे हमें परिणाम मिलता है। तो रत्न हमें उनका धारण करना है जो हमारे लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं और अच्छे परिणाम देने वाले हैं। उनके रेज, उनके जो कॉस्मिक रेज है, उनको हमें अट्रैक्ट करना है अपने तरफ। उसके लिए हमें, जैसे अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति पीले रंग से अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए उसका रत्न है पुखराज। इसलिए अगर बृहस्पति का अट्रैक्ट करना है तो आप पीले कपड़े भी पहने और पुखराज भी धारण करें। तो कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करना है उसके बारे में जानते हैं। सूर्य के लिए माणिक धारण करना है, चंद्रमा के लिए मोती धारण करना है, मंगल के लिए मूंगा धारण करना है, बुध के लिए पन्ना धारण करना है, बृहस्पति के लिए पुखराज धारण करना है, शुक्र के लिए ओपल या हीरा धारण करना है, शनि के लिए नीलम धारण करना है, राहु के लिए हम गोमेद धारण करते हैं। वहीं केतु के लिए जो रत्न है उसका नाम है कैटसाइस, या हम उसे लसुनिया भी कहते हैं। तो ये 9 रत्न के, माफ कीजिएगा, ये 9 ग्रह के ये 9 रत्न हैं जिनको धारण करने से हमें उनका शुभ परिणाम मिलता है, अगर वो योग कारक ग्रह है तो। या यूं कहें कि जिस ग्रह का भी आप रत्न धारण करेंगे उसके परिणाम में वृद्धि होती है। तो अगर योग कारक ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं तो उसके शुभ फल में वृद्धि होगी। अगर गलती से आपने मारक ग्रह का रत्न धारण किया तो उसके अशुभ परिणाम में वृद्धि होगी। इसलिए रत्न जब भी धारण करें, किसी अच्छे ज्योतिष से के सलाह के बाद ही धारण करें। तीसरा जो उपाय मैंने आपको बताया था बीज मंत्र। अब बीज मंत्र क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, बीज का अर्थ होता है सबसे छोटा। जो सबसे छोटा होता है वो होता है बीज।
बीज से ही पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कहें एक बीज हम जब जमीन में डालते हैं तो उसी से पूरा का पूरा पेड़ निकलता है। तो बीज का अर्थ है सबसे छोटा, बीज मंत्र सबसे छोटा मंत्र जिससे बाकी सारे मंत्र निकले हों। तो हर एक ग्रह का अपना एक बीज मंत्र है, और जब आपने बीज मंत्र का जाप कर लिया तो चाहे वो योग कारक ग्रह हो चाहे वो मारक ग्रह हो, वो कभी भी आपको अशुभ परिणाम नहीं देंगे, अशुभ फल नहीं देंगे। उनका फल हमेशा शुभ होगा। अगर वो अशुभ फल देने वाले भी हैं तो उनके अशुभ फल में पूरी तरह से कमी आ जाएगी, और अगर वो योग कारक ग्रह हैं तो उनके शुभ परिणाम में बहुत वृद्धि आ जाएगी। तो कौन से ग्रह का कौन सा बीज मंत्र है इसे एक बार देख लेते हैं, फिर मैं उसके संख्या के बारे में चर्चा करूंगा। सूर्य का जो बीज मंत्र है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। चंद्रमा का है ओम सोम सोमाय नमः। मंगल का ओम अंग अंगारकाय नमः। बुध का ओम बुम बुद्धाय नमः। बृहस्पति का ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। शुक्र का ओम शुम शुक्राय नमः। शनि का ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु का ओम राम राहवे नमः। और केतु का ओम केम केतवे नमः। ये 9 ग्रह के 9 बीज मंत्र हुए। अब इनकी अगर जप संख्या की बात करें तो जप संख्या शास्त्र में जो दिए गए हैं उनका 4 गुना हम कर देंगे, क्योंकि ये कलयुग है और शास्त्र में कलयुग के बारे में ये कहा गया है कि जो भी बीज मंत्र की संख्या दी हुई है उनका 4 गुना आपको जाप करना है। तो देखते हैं संख्या कितनी है। सूर्य के बीज मंत्र की संख्या है 7000, जो 4 गुना करने से होती है 28,000। चंद्रमा की है 11,000, जो 4 गुना करने से होती है 44,000। मंगल की 10,000 है, जो कि होती है 40,000। बुध की 9,000 है, 4 गुना करने से होती है 36,000। गुरु की 19,000 है, जो 4 गुना करने से होती है 76,000। शुक्र की 16,000 है, जो 4 गुना करने से होती है 64,000। शनि की 23,000 है, जो 4 गुना करने से होती है 92,000। राहु की 18,000 है, जो 4 गुना करने से होती है 72,000। और केतु की 17,000 है, जो 4 गुना करने से होती है 68,000। तो कोई भी ग्रह के बीज मंत्र की सिद्धि करनी है आपको तो इतनी संख्या है, इतना बार आपको जप करना पड़ेगा, उसके बाद उन ग्रहों के बीज मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इतनी बार जाप करने के बाद ही आपको फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप रत्न धारण करें, चाहे आप बीज मंत्र का जाप करें, चाहे आप किसी वस्तुओं का दान करें, उसका परिणाम आपको 45 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाता है। 45 दिन के पहले अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो उसका परिणाम आपको 45 दिन के बाद दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप कोई बीज मंत्र का जाप शुरू करते हैं और डेली 1 माला करते हैं तो 45 दिन के बाद उस बीज मंत्र का प्रभाव आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो किसी भी बीज मंत्र या किसी भी रत्न का जो प्रभाव है 45 दिनों के बाद मिलता है। तो मित्रों, ये थी संपूर्ण जानकारी ग्रहों के उपाय के बारे में। किन ग्रहों का उपाय करें, किन ग्रहों की शांति करें, किन ग्रहों का रत्न धारण करें, बीज मंत्र क्या है, इन सब की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।